अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 4 आप लोग ओपन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक स्टार्ट किया था बेटे, डैट इज़ अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो मैंने आपको बताए। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जनरल ट्रेंड क्या था, वो सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, इसी टॉपिक के एंड पे बेटे फर्स्ट क्विक चेक गिवन था, क्विक चेक नंबर 17.1। ये क्विक चेक आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी और देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आपने बेटे इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। पेज नंबर 4 पे फर्स्ट क्विक चेक हमें गिवन है 17.1। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विक चेक। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कैल्शियम with oxygen and barium with water. Predict the extent of the reaction of Sr and Ba with H2SO4. Explain why group 2 elements are reactive based on their electronic configuration and ion formation. Number D, write a balance equation for calcium and barium burning in air and compare their reactivity. Predict the density and melting point of the radioactive radium following the trend in group 2. टोटल 5 क्वेश्चन है, वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन बेटे मैं आपको करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ पहले ये क्वेश्चन करो, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्विक चेक नंबर 1 17.1। आप लोग मेरे साथ साथ बेटे ये वाला क्विक चेक करें। मैं आपको ये क्विक चेक करवाती हूँ, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन जो है वो अपनी अपनी नोटबुक पे उतारते जाओ। एज यूजुअल यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक 17.1। ठीक है, QUICK क्विक चेक 17.1 चैप्टर नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए पार्ट बेटे मैं आपको पहले करवाऊंगी। ए पार्ट के मज़ीद आगे 2 पार्ट्स हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, पहले इसका हम 1 पार्ट करेंगे, कैल्शियम विथ ऑक्सीजन OXYGEN, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, कैल्शियम जो है वो किस तरह से बर्न करता है, 2Ca प्लस O2, हमारे पास क्या बनेगा, CaO। ठीक है, आप लोग एज इट इज़ इसको राइट करोगे जैसे मैंने ये इक्वेशन कंप्लीट की। दूसरा क्या है, बेरियम विद वाटर, Ba विद वाटर। ये बेरियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, आप क्या रिएक्शन लिखेंगे, Ba प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, ये क्या बन जाएगा, BaOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और साथ हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा, प्लस H। ठीक है, ये H2 है, हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, H2 हो गया। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपने इक्वेशंस लिखनी थी। आपका क्वेश्चन ये था, राइट डाउन द इक्वेशंस, कैल्शियम विद ऑक्सीजन एंड बेरियम विद वाटर। ये दोनों इक्वेशंस आपकी बुक में भी हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दोबारा राइट करवा दिए हैं। ठीक है, आपने एज इट इज़ इनको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि पार्ट बी की तरफ। बी पार्ट हमारे पास क्या है, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ SR एंड Ba विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने यहाँ पे रिएक्शन लिखने हैं बेटे किस किस के, SR और Ba का विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले मैं दोनों के रिएक्शन लिख देती हूँ, फिर मैं दोनों की एक्सटेंट भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 हम रिएक्शन लिखेंगे, SR प्लस H2SO4। ये शायद रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, दूसरा वाला है SrSO4 और साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर बेरियम के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, Ba प्लस H2SO4 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास, BaSO4 प्लस H2। इज डेट क्लियर? सिंपल, आपने यहाँ पे ये 2 रिएक्शन लिखने हैं, एक SR के साथ और एक Br के साथ, और फिर आपने ये भी बताना है कि इनकी एक्सटेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी ये हेडिंग आप दे दें एक्सटेंट की। ठीक है, वो हम मेंशन कर देते हैं। आप क्या बताओगे, बोथ। सारा आंसर बेटे मैं राइट कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई
प्रॉब्लम ना हो। बोथ SrSO4 एंड BaSO4 are SpaRINGLY sparingly soluble और insoluble, ठीक है। द रिएक्शन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है बेटे। द रिएक्शन स्टार्ट्स बट क्विकली स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन बहुत जल्दी स्टॉप भी हो जाता है, ठीक है। ये आपने लाजमी मेंशन करना है और यही मेन एक्सटेंट है इस क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन में पूछा था ना, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस ऑफ SR एंड BA विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वो जो हैं स्पेनली सॉल्युबल हैं या फिर ये इनसॉल्युबल हैं। द रिएक्शन स्टार्ट बट क्विकली स्टॉप, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसका ऑर्डर भी आप लिख सकते हो, वो भी हम लिख देते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, एक्टिविटी ऑर्डर BaSR, ठीक है। ये वाला ऑर्डर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज़ ही आप लोग राइट करोगे। मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखवा दिया ताकि आप लोगों के लिए ज़रा आसानी हो जाए। आगे चलते हैं हम सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट हमारा क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयन फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सारा मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको आप लोग खुद राइट करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपसे पूछा है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस करते हुए आपने बताना है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है, आप लिखोगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। क्या लिखेंगे बेटे, NS2। इसका मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, ठीक है। ये आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। कैसे राइट करेंगे बेटे, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, मेन पॉइंट्स लिखूंगी सिर्फ। आप क्या बताओगे, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 मीन 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और रीज़न फॉर रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिव क्यों हैं, क्या रीज़न है, ठीक है। रीज़न, यहाँ पे मैं रीज़न, आप हेडिंग देंगे रीज़न की और फिर आपने रीज़न मेंशन कर देना है। पहले क्या है, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेटे वो क्या होती है, लो होती है। आप क्या लिखेंगे, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। जब आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है तो इसका मतलब क्या होता है, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, दे कैन ईजिली लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल मेटल्स आयन, ठीक है। मतलब +2 इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है। दूसरा रीज़न आप क्या लिखेंगे बेटे, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करोगे इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या लिख देना है, इनका ऑर्डर लिख देना। ऑर्डर ऑलरेडी आपकी बुक में भी गिवन है, BeMg, फिर क्या आ जाएगा Ca, देन Sr, उसके बाद क्या आ जाएगा Ba और एंड पे क्या आएगा हमारे पास Ra आएगा, ठीक है। यही ऑर्डर एज इट इज़ ही आप लोग लिखोगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे राइट किया। क्लियर। तो ये आप बता देंगे जो मैंने भी आपको बताया कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्टिव क्यों हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे राइट कर दिए हैं। आप इसको नोट की फॉर्म में खुद ही बेटे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी। पार्ट डी की तरफ अगर हम आए, हमारा क्वेश्चन है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर कैल्शियम एंड बेरियम बर्निंग इन एयर एंड कंपेयर देयर रिएक्टिविटीज़। अगेन हमारे पास रिएक्शन है। हम देखो उन्होंने कहा है विद एयर,
एयर में बेसिकली क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, लेकिन इसके अलावा एयर में बेटे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमें कोई स्पेसिफिक तो नहीं बताया कि आपने एयर में ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करना है या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, इसलिए ऑन द प्रोडक्टिव साइड हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से गलत ना हो। पहले हम लिख देंगे विद ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि अगर मतलब एयर के साथ रिएक्शन लिखने थे ना इसके, तो एयर में क्या था, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है और नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 2Ca प्लस O2, तो ये रिएक्शन कैसे मेरा कंप्लीट होगा 2CaO, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख लेना। दूसरा रिएक्शन क्या था, उन्होंने बताया था कि आपने बेरियम और कैल्शियम दोनों के साथ बताना है, तो बेरियम के साथ ऑक्सीजन किस तरह से रिएक्ट करती है बेटे, क्या आ जाएगा 2BaO। अब मैंने क्या कहा कि एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, इसका मतलब है ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे देन व्हाट हैपन, हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा 3Ca प्लस N2, जब नाइट्रोजन के साथ Ca रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है Ca3N2, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी 3 प्लेस किया। दूसरा इसी तरह 3Ba प्लस क्या आ जाएगा N2 आ जाएगा, और जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा बेटे, उसी तरह Ba3 और साथ क्या बन जाएगा N2 बन जाएगा। अब आपने इस रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में क्या था, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर कैल्शियम एंड बेरियम, कैल्शियम के साथ और बेरियम का रिएक्शन इन एयर करना था, ठीक है, बर्निंग इन एयर था, तो एयर में ज़्यादातर 90% तो रिएक्शन ही ऑक्सीजन ही के साथ करेगा, लेकिन कभी कभार कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एयर में नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उस केस में ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों रिएक्शन आपको लिखवा दिए। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कंपेयर देयर रिएक्टिविटीज़, आपने इन दोनों की रिएक्टिविटीज़ कैल्शियम और बेरियम की रिएक्टिविटीज़ को भी कंपेयर करना था। तो बेटे मैं आपको बता देती हूँ, आपने बताना है कि जो बेरियम है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, बेरियम जो है बेटे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कंपेयर टू कैल्शियम, ये आप यहाँ पे राइट करेंगे, और जो लाइन मैं बता रही हूँ ना ये लाइन भी आपने लिखनी है, बेरियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम बिकॉज इट इज़ लोअर इन ग्रुप 2, और दूसरा मेन रीज़न क्या है, इट इज़ मोर विगरसली एंड हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है, और ग्रुप 2 में भी ये लो साइड पे प्रेजेंट है, और मोर रिएक्टिव है ये देन कैल्शियम। क्यों रिएक्टिव है, दो मेन रीज़न ही मैंने आपको इसके बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है पार्ट ई, प्रिडिक्ट द डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडियम फॉलोइंग द ट्रेंड इन ग्रुप 2, रेडियम RADIUM, रेडियम के बारे में आपसे पूछा है और उसका ट्रेंड आपसे पूछा है, तो दो मेन चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेडियम के बारे में। आपसे पूछा है उसकी मेन चीज़ दो ही पूछे हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है डेंसिटी और एक क्या पूछी है बेटे आपसे मेल्टिंग पॉइंट, उन दोनों का ही आपने यहाँ पे जिक्र करना है। आप सिंपल बताओगे कि इसकी जो डेंसिटी है इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक मास इंक्रीजेज, मैंने क्या बता दिया, पहली बात हमने किसके बारे में की, डेंसिटी के बारे में की, क्या मैंने बताया, डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक मास एंड साइज इंक्रीजेज, सो RA विल हैव द हाईएस्ट डेंसिटी इन ग्रुप 2, ठीक है, RA क्या चीज़ है, रेडियम है, और रेडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है इन ग्रुप 2, क्लियर, क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मतलब मूव करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, RA के मेल्टिंग पॉइंट को भी आपने बताना था, तो आप क्या लिखोगे, जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू वीकर मेटालिक बॉन्डिंग एज एटम्स गेट लार्जर। दोबारा बता देती हूँ मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है ग्रुप 2 में बेटे, जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जिस तरह आप ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हो, मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटे वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू वीकर मेटालिक बॉन्डिंग एज एटम गेट लार्जर, क्योंकि एटम्स लार्जर होना शुरू हो जाते हैं, डेट्स वाई जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो
हम बात किसकी कर रहे हैं, रेडियम की। तो रेडियम हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 2। रेडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है इन ग्रुप 2, और जिसकी डेंसिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी, हाईएस्ट थी। तो ये मैंने आपको पार्ट ई का आंसर भी बेटे कंप्लीट करवा दिया। इज दैट क्लियर? हमारे 5 के 5 क्वेश्चन थे टोटल, ए टू ई सारे मैंने यहाँ पे आपको राइट करवा दिए। ई जो है वो मैंने आपको ओरली बेटे बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओपन योर बुक्स, क्विक चेक 17.1 हमने कंप्लीट कर दिया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करो। बुक का पेज नंबर 4 ओपन है, अपना ऊपर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 17.3 कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन हम इसको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। इस टॉपिक में बेटे हमने कंपैरिजन करना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Group 1 alkali metal, Group 2 alkaline earth metal both include highly reactive metals, but they show key differences due to the difference in their ionization energies. Group 1 metal have only one electron to lose, making them extremely eager to react and form a +1 ion. Group 2 metals loses 2 electron. नजर आ रहा है? Which requires more energy, so they are reactive but generally less so than their group 1 counterparts in the same period. Both groups show increasing reactivity going down their respective group due to increasing atomic sizes and decreases ionization energy. इसके बाद हमें बेटे एक यहाँ पे टेबल दी गया, उस टेबल को भी मैं रीड आउट कर लेती हूँ। अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया छोटा सा टॉपिक था, क्या था, कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में। इससे पहले क्या थे, ग्रुप 1 एलिमेंट्स थे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का कंपैरिजन अभी हमने देखना है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बेटे हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल, जबकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। उनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और दोनों के अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एक और मेन डिफरेंस भी इनके अंदर है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं दे ओनली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये क्या करेंगे, +1 आइन जो है वो फॉर्म करेंगे। जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट जो थे बेटे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं और वो क्या बनाएंगे, +2 आइन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। ये इनके मेन जो हैं वो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और आपकी बुक में यहाँ पे बेटे एक टेबल दिया गया है जिसमें कंपैरिजन किया गया है उनकी आयन फॉर्मेशन का, उनकी रिएक्टिविटीज़ का, यानी कि यहाँ पे इस टेबल में इनके पूरे के पूरे जो डिफरेंसेस हैं वो बताती हैं। डैट्स वाई मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंसेस राइट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी बुक में हम यहीं से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर गौर करो तो कंपैरिजन दिया है, ये हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। पहला फीचर जो हम डिस्कस करेंगे, जिसका हम डिफरेंस देखेंगे, डैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी है, NS1। इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, NS2। अभी मैंने आपको बताई भी थी। आइन फॉर्मेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ये क्या बनाते हैं, +1 आइन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और ये क्या बनाएंगे, +2 आइंस बनाएंगे। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ग्रुप 1 जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव। फिर ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो है, जबकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हार्डनेस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, डैट इज़ हार्डनेस। ग्रुप 1 जो एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होते, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट ये क्या है, दे आर हार्डर। फिर बात करेंगे डेंसिटी की। अभी मैंने आपको जब बेटे क्विक चेक करवाया तब भी मैंने डेंसिटी की बात की थी, याद अगर आपको आए तो।
जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं दे शो लो डेंसिटी, ये लो डेंसिटी शो करते हैं, जबकि ग्रुप टू के एलिमेंट जो हैं इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था रेडियम की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ग्रुप वन के एलिमेंट जो हैं दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। रिएक्शन विद वाटर, ग्रुप वन के एलिमेंट जो हैं ये विगरसली जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्शन अक्सर जो है एक्सप्लोसिव होते हैं। कॉमन एग्जांपल दी हुई है सोडियम विद वाटर। इसी तरह ग्रुप टू के एलिमेंट जो हैं ये लेस विगरस होते हैं। कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम विद वाटर एंड मैग्नीशियम विद स्टीम। ये दोनों रिएक्शन बेटे हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना ग्रुप टू की, तब मैंने आपको ये दोनों रिएक्शन करवाए थे। उसके बाद बात आती है ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि ये किस तरह से ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे। ये दे फॉर्म M2O, ये इनका जनरल फार्मूला है, हमने पढ़ा भी था। मतलब फर्स्ट ईयर में आप ग्रुप वन पढ़ के आए थे। तो जनरल फार्मूला ग्रुप वन का क्या है, M2O। ठीक है, और ये कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं, ये जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। कॉमन एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है इसकी। इनका जो जनरल फार्मूला है ग्रुप टू एलिमेंट्स का वो क्या है, MO। और कॉमन एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और ये लेस बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप वन ऑक्साइड। ग्रुप वन जो हैं वो हाईली बेसिक होते हैं। लास्ट में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है डैट इज़ हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि इनके जो हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ये लेस सॉल्युबल हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप वन, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी जो है बेटे वो इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है तो ये क्या हमने पढ़ लिया, ये टेबल क्या था, दिस इज कंपैरिजन। ये कंपैरिजन थे, डिफरेंसेस थे ग्रुप वन एलिमेंट के और ग्रुप टू एलिमेंट्स के। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। ग्रुप वन एलिमेंट्स को मल्टीली मेटल कहते हैं, ग्रुप टू को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 17.4 थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। Thermal decomposition is a chemical reaction where a single compound breaks down into two or more simpler substances when heated. This process usually requires energy endothermic and break the chemical bond within the compound. Next page की तरफ move करें। Thermal decomposition is very useful for understanding and analyzing group 2 carbonates and nitrate because their thermal stability follow a clear trend down the group. Group 2 carbonate decomposed upon heating to form metal oxide and carbon dioxide gas. The thermal stability of carbonate increases down the group. This means that BeCO3 decomposes at a low temperature than MgCO3, which decomposes at low temperature than CaCO3, and so on. BaCO3 requires the highest temperature to decompose. The above discussion trend is due to the size of M2 plus ions. Smaller and highly charged cations like Be2 plus have a greater polarizing power. They distort the large carbonate ion to a larger extent, weakening its bond and making it easier to decompose with heat. As the metal ion gets larger, then the group, its polarizing power decreases, leading to more stable carbonate that require more heat for decomposition. Group 2 nitrate decomposed upon heating to form a metal oxide MO, brown nitrogen dioxide gas NO2 and oxygen gas O2. Similar to carbonate, the thermal stability of nitrate also increases down group 2. BeNO32 is least stable and BaNO32 is the most stable among them. The same polarizing power argument applies here as well. The smaller M2 ions at the top of the group distort the nitrate ion more effectively, making its decomposition easier at low temperature. By observing the temperature at which group 2 carbonates or nitrate decompose, chemists can identify the unknown compound and confirm the presence of specific elements. The decomposition pattern help to understand the relationship between ionic size, charge density, and thermal stability. The temperature at which group 2 carbonate decomposed are given in table 17.3.
सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक था जिसको मैंने अभी रीड आउट किया। टॉपिक हमारा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। कार्बोनेट और नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होती है? अपने रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज हो जाना, ठीक है। और थर्मल किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है? हीट को कर रहा है, यानी कि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाना। थर्मल डिकम्पोजिशन जो है बेटे ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो है बेटे वो ब्रेक होगा इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस जब उसको हीट अप किया जाए। नाम से पता चल रहा था ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। किसी भी एक कंपाउंड का 2 एलिमेंट्स में, 3 एलिमेंट्स में वो थर्मल है, इसका मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन होगी वो किसकी वजह से होगी? हीट की वजह से होगी। तो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन विद, यानी कि जब उनको हीट अप किया जाए तो किस तरह से होती है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में यूजुअली क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो हैं विद इन द कंपाउंड पहले ब्रेक होंगे तो अपने अपने रिस्पेक्टिव आइंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में जो है बेटे वहाँ पे डिकम्पोजिशन जो है वो होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से हम लोग ग्रुप 2 के एलिमेंट्स स्पेशली जो कार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। उनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में हमें जो है वो पता चल सकता है। और थर्मल स्टेबिलिटी जब हम ग्रुप 2 की देखते हैं तो उसमें आपको एक क्लियर ट्रेंड नज़र आएगा। जिस तरह हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखा था, इसी तरह इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का भी एक ट्रेंड है। आपकी बुक में यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है। एक बताई चीज़ें हैं आपको, हमने अभी पढ़ा था, एक हैं कार्बोनेट्स और एक हमारे पास क्या आएंगे? नाइट्रेट्स आएंगे। दोनों को हम अलग अलग सेपरेट बेटे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की। ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स हैं बेटे वो डिकम्पोज होते हैं जब उनको हीट किया जाए। क्या किया जाए? जब उनको हीट किया जाए। जब इनको हीट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और साथ क्या चीज़ रिलीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। और जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है बेटे, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउनवर्ड यानी कि टॉप टू बॉटम एंड देन डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जब आते हो ग्रुप में आप, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो कार्बोनेट्स की है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो डिकम्पोज होंगे एट लो टेम्परेचर। कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, BeCO3 जो है वो लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हीट अप किया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसकी डिकम्पोजिशन कैसे होगी? हमारे पास क्या बनेगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या साथ रिलीज होगा बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये हमारे पास क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। इसी तरह ये क्या चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हीट अप किया जाएगा तो इसकी भी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, और जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो आपके पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ हमारे पास क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो आपको ऊपर बताया हुआ था BaCO3 जो है, इट रिक्वायर्स हाईएस्ट टेम्परेचर टू डिकम्पोज, ठीक है। ऊपर जो है वो BeCO3 की बात हुई थी, वो डिकम्पोज होता है लो टेम्परेचर पे। ये क्या है? Ba है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बेटे हम एक ट्रेंड देखेंगे जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू साइज ऑफ आइंस। ये जो हमारे पास M+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये करते थे ना बेटे, इन 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनके आउटर मोस्ट शेल में होते थे। NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी थी, बताया था ना मैंने आपको। स्मॉलर एंड चार्ज केटाइंस जो होते हैं, जैसे कि कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में Be2+ Bb है, इनकी पॉलराइजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे? ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं किसको? कार्बोनेट आयन को, ठीक है। बॉन्ड्स को ये वीक कर देंगे, जिसकी वजह से जब उनको हीट अप किया जाता है तो बॉन्ड जो है बेटे वो ईजिली ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप 2 के जो मेटल आइंस हैं दे गेट लार्जर डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप मूव करते जाओगे पॉलराइजिंग पावर जो है वो क्या होती जाएगी?
डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पोलराइजिंग पावर। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? आपके पेपर में डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, और वैसे भी इसको समझना ज़रूरी है कि पोलराइजिंग पावर होती क्या है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोग डाउनवर्ड मूव करोगे पोलराइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लें बेटे। पोलराइजिंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ के टाइन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ नियर बाय A9। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पोलराइजिंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ के टाइन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ नियर बाय A9। तो बेटे अब क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मैंने क्या बता दी है कि ये किसी भी के टाइन की पावर होती है। के टाइन कौन से हैं हमारे पास? एक के टाइन होते थे और एक A9 होते थे, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना। एक पॉजिटिव आइंस होते हैं और एक नेगेटिव आइंस होते हैं। तो पोलराइजिंग पावर जो है ये के टाइन की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सके, ठीक है, जो नियर बाय अनाइन के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो स्मॉलर और हाईली चार्ज केटाइंस होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और जिस तरह आप लोग ग्रुप में डाउन जाते हो पोलराइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और ये हमने सारे जो पॉइंट्स पढ़े डैट इज़ अबाउट कार्बोनेट्स। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स की। ग्रुप 2 नाइट्रेट जो हैं बेटे वो भी क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेंगे। कब शो करेंगे? जब उनको हीट प्रोवाइड की जाएगी, जब उनको हीट किया जाएगा, ठीक है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में इसकी जो दी हुई है डैट इज़ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 जब इसको हीट अप किया जाएगा इसकी डिकम्पोजिशन होगी, आपके पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन आपको मैं सारे अभी बेटे समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ रिटन फॉर्म में। तो और अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए नाइट्रेट्स की, तो ग्रुप 2 में जिस तरह आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी नाइट्रेट्स की क्या होती है? इंक्रीज होती है। आपको यहाँ पे BeNO3 हमने एग्जाम्पल में कैल्शियम नाइट्रेट लिया था, ये हमारे पास BeNO3 है, ये लीस्ट स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा नाइट्रेट है? डैट इज़ BaNO3। इन दोनों को अंडरलाइन करें, ये आपके MCQs में आ सकता है कि ग्रुप 2 के लीस्ट स्टेबल कौन सा नाइट्रेट है और मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो ये दोनों लिखे हुए हैं, इन दोनों को आपने याद रखना है। इसी तरह अगर पोलराइजिंग पावर की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जितने हमारे पास जो के टाइन्स हैं यहाँ पे +2 आइन जो हैं वो स्मॉलर होंगे, वो क्या करेंगे? वो डिस्टॉर्ट करेंगे किसको? नाइट्रेट आइन को, ठीक है। इजीली डिकम्पोजिशन वहाँ पे हो जाएगी जब हम उनको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो इन दोनों को आपने याद रखना है। आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो मेटल कार्बोनेट्स हैं उनका टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस टेम्परेचर पे वो डीकम्पोज होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है BeCO3 और इसकी डीकम्पोजिशन होगी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। MgCO3 की डीकम्पोजिशन होगी 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे। CaCO3 की डीकम्पोजिशन होगी 900 C पे। SrCO3 की डीकम्पोजिशन होगी 1289 पे, जबकि BaCO3 की डीकम्पोजिशन कब होगी बेटे? 1360 पे। और ये जो डीकम्पोजिशन पैटर्न है वैसे, ये जो डीकम्पोजिशन का पूरा पैटर्न है ना लिखा हुआ टेम्परेचर है, देखो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस टेबल पे। अगर आप गौर करो ना, ये टेम्परेचर पहले लोएस्ट था 250 था, फिर 509 और 1000 से ऊपर चलता गया। अगर आप इस पूरे पैटर्न पे बेटे देखेंगे तो आपको एक रिलेशनशिप नज़र आएगी बिटवीन आयनिक साइज, चार्ज डेंसिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसी चीज़ को अब दोबारा फर्दर मैं आपको रिएक्शंस लिख के समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से कार्बोनेट्स और नाइट्रेट जो हैं वो क्लियर कंसेप्ट हो जाए, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं, छोटे सारे हैं, ये मैं आपको लिखवाती हूँ, आप लोग इसको समझो। हमने यहाँ पे 2 मेन चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने क्या पढ़ा? डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, यानी कि इसको हम किस तरह हेडिंग दे सकते हैं? हम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। Decomposition of carbonates and nitrates। ठीक, ये मेरा टॉपिक था।
मैंने आपको क्या बताया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है बेटे। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना, ठीक है, और कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना इनटू टू या टू से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, जब उनको, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, यानी कि जब उनको हीट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो यूजुअली हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहले बात करते हैं हम कार्बोनेट्स की, ठीक है। कार्बोनेट्स की पहले बात करेंगे। पहले हम कार्बोनेट की एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं। एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को, यानी कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, जब बेटे मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट अप किया जाएगा, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसका केमिकल प्रोसेस होगा। उस केमिकल प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ये डिकम्पोज होगा। किस में डिकम्पोज होगा? हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। और इस केस में जो ऑक्साइड बनेगा डेट इज़ नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। इसके बाद दूसरा कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक में क्या दी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 को जब हीट प्रोवाइड की जाएगी, इसकी भी डिकम्पोजिशन होगी। और ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स होगी किसकी? कार्बोनेट की, यानी कि ग्रुप 2 के कार्बोनेट जब डिकम्पोज होते हैं अपॉन हीटिंग तो वो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। और जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है बेटे, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज होती है। ये बात आप याद रखोगे। इसके अलावा आपकी बुक में यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल और दी हुई है। एक है MgBeCO3 और एक एग्जांपल आपको दी हुई है BaCO3 की, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके MCQs में आ सकती है कि BeCO3 जो है बेटे इट रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर, ठीक है, एज कंपेयर टू, इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। और दूसरा कार्बोनेट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BaCO3। BO3 जो CO3 है, इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर टू डीकम्पोज, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने कार्बोनेट्स में क्या पढ़ी थी? मैंने आपको बताया था पोलराइजिंग पावर। व्हाट इज़ पोलराइजिंग पावर? उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर हम बात करेंगे नाइट्रेट्स की। अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें, आपकी बुक में जो कॉमन एग्जांपल नाइट्रेट की लिखी है वो क्या लिखी हुई है? CaNO3 और साथ क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा, डिकम्पोजिशन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, यानी कि अपॉन हीटिंग हमारे पास क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, साथ आपके पास क्या बनेगा? NO, और साथ क्या आएगा? हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है बेटे वो रिलीज़ होगी, ठीक है। समझ आ गई है कि नाइट्रेट्स में थर्मल डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन मैंने की, यहाँ पे गौर करो क्या रिएक्शन लिखा मैंने? CaNO3 2। जब यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो बेटे डिकम्पोजिशन होगी, ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमारे पास क्या बनेगा? CaONO बनेगा। और साथ क्या बनेगा? O2। NO नहीं है, ये NO2 है, सॉरी, NO2। और साथ क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। यानी कि जनरली हम क्या पढ़ें कि ग्रुप 2 में थर्मल डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रेंड भी लिखा हुआ है, दो कंपैरिजन किए गए हैं। एक है BeNO3 2, दिस इज़ लीस्ट स्टेबल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट स्टेबल। और दूसरी एग्जाम्पल क्या है? बेरियम, ठीक है। ये क्या है? NO3 2। ये जो है ये मोस्ट स्टेबल है, यानी कि अगर हम ग्रुप में देखें ना तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? वो ये है।
और सबसे जो मोस्ट स्टेबल है अमंग दैम पूरे, अगर हम नाइट्रेट्स में देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल नाइट्रेट है, मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टेबल था जो मैंने यहाँ पे आपको, टेबल कह रही हूँ, छोटी सी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। इन एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह से करना है। मेन चीज़ें आपको दो ही पता होना चाहिए कि कार्बोनेट का ट्रेंड्स क्या है, कार्बोनेट किस तरह की थर्मल डिकम्पोजिशन शो करते हैं, और नाइट्रेट जो है वो किस तरह की डिकम्पोजिशन यहाँ पे शो करते हैं। इन द एंड आपको डिफरेंट टाइप के मेटल कार्बोनेट्स दिए गए थे और साथ उनका टेम्परेचर भी बताया गया है, वो भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।